बूढ़ी कौवी एक पेड़ पर बैठी अपने घोंसले को बना रही थी। वो बहुत बूढ़ी थी, इसलिए घोंसला बनाना उसके लिए आसान काम न था। हो, मैं कालू कौवा हूँ, कालू कौवा मेरा नाम, चोरी करना मेरा काम। वो सामने बूढ़ी कौवी बैठी हुई है, उसे तंग करने का बहुत मजा आएगा। कौवा बूढ़ी कौवी के पास जाता है और उसका घोंसला उठाकर पेड़ से नीचे गिरा देता है। लो बन गया तेरा घोंसला। कौन हो तुम दुष्ट कौवे? मैं बताऊंगी, मैं तेरी माँ को बताऊंगी। मेरी माँ तो कब की मर गई, अब तू भी मर जा बूढ़ी कौवी, और कितना जिएगी। टूटे तेरी टांग, तेरे पंख टूटे। दुष्ट कौवे, बूढ़े पक्षियों को भी नहीं छोड़ता तू। रोती हुई बूढ़ी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, कोई जवान कौवा अभी मेरे पास आया, उसने मेरा घोंसला भी तोड़ दिया और मेरा भोजन भी छीन कर ले गया। इस जंगल में एक ही कौवा ऐसा है, कालू कौवा है उसका नाम। मुझे उसके घर लेकर जाओ, मैं उसकी माँ को सब बताऊंगी। माँ जी, वो अकेला ही रहता है। अभी पिछले महीने ही उसने अपनी पत्नी को भी मार कर मार दिया। वो कभी नहीं सुधरने वाला, वो बहुत बुरा है। क्या करती बेचारी बूढ़ी कौवी, रोती हुई वापस चली जाती है। खा पी कर कालू कौवा अपने घर में आराम से जाकर सो जाता है। दूसरे दिन बूढ़ी कौवी रोती हुई तोते के पास जाती है। मुझे न्याय चाहिए, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। उस कौवे ने मेरा घोंसला तोड़ दिया और मेरा भोजन भी छीन लिया। मुझे न्याय चाहिए। बूढ़ी माँ, वो बहुत शक्तिशाली है, सब डरते हैं उससे। कोई उस बुरे कौवे से बात नहीं करेगा। आप जाइए और अपना नया घोंसला बना लें। बूढ़ी कौवी निराश हो जाती है। एक दिन वो तुम सबको भी मार देगा। अगर ऐसा रहा तो वो बूढ़े पक्षियों को छोड़ तुम सबको भी मार देगा। जितना डरोगे उससे, उतने ही वो बुरे काम करेगा। चिड़िया, आज बूढ़ी कौवी मेरे पास आई थी, बात तो ठीक की उसने। अगर हम में से किसी ने उसे ना रोका तो वो एक दिन हमारे बच्चों को भी मार देगा। तोते, क्या तुम उससे बात कर सकते हो? नहीं, मुझे उससे बहुत डर लगता है। तो फिर ऐसे ही मैं भी बहुत डरती हूँ उससे। वो तो जिसे भी मारता है उसके पंख ही तोड़ देता है। सुनो मोटी बुलबुल, लाओ ये फूल मुझे दे दो, आज इनका रस मैं ही पी लेता हूँ। सारा दिन मैं गर्मी में मरी हूँ, फिर कहीं जाकर मैंने ये फूल इकट्ठे किए हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे फूल ना दो। कौवा आगे बढ़ता है और बुलबुल को गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर अपनी चोंच से उसे मारने लगता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और तोता वहाँ आ जाते हैं। कौवे भैया, रहम करें, इस बेचारी बुलबुल को छोड़ दें। कौवे ये मर जाएगी। चुप कर जा मोटी चोंच वाले, अगर बोला तो मैं तेरा खून ही पी जाऊंगा। ये मुझे अपने फूल नहीं दे रही थी। ले जाओ, मेरी सारी फूलों की टोकरी ही ले जाओ। कौवा बुलबुल की फूलों की टोकरी उठाता है और चला जाता है। सबने यहाँ चूड़ियाँ पहन रखी हैं, कोई इसका मुकाबला करने को तैयार नहीं है। अगर आज कोई मेरी मदद को आता तो वो कौवा दोबारा किसी को ना मारता। कोई बात नहीं, कल बूढ़ी कौवी को मारा, आज मुझे, कल किसी और की बारी होगी। सब मारे जाएंगे उस कौवे के हाथों, सब मारे जाएंगे। चिड़िया, बहुत हो गया, अब वो कौवा अपनी हद से बढ़ गया है, उसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। कबूतर भैया, वो बहुत ताकतवर है। अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं तो हमारे सामने भीगी बिल्ली बन जाएगा। हमें एक साथ उसका मुकाबला करना होगा। तो ठीक है, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, उसे यहाँ से भगा देंगे। हम सब साथ हैं। मैं भी साथ हूँ, लूसी भी साथ है। अब देखते हैं वो कैसे हमें मारता है। बचाओ, मुझे इस कौवे से बचाओ। चिड़िया के बेटे की रोने की आवाज आती है। मेरा बेटा, ये मेरे बेटे की आवाज है। चिड़िया भागती है। मम्मा, इस अंकल कौवे ने मेरी कैंडी छीन ली और मुझे मारा भी है।
आजा आजा, तू भी खा ले मीठी कैंडी, तुझे भी देता हूँ कुकू की मम्मा। अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगी। मैं भी चिड़िया के साथ हूँ, पहले मैं मुकाबला करूँगा। सारे पक्षी कौवे पर हमला कर देते हैं और मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देते हैं। रहम करो, मुझे जान से न मारो, मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा। मुझे मत मारे, मुझे छोड़ दे। दोस्तों, इसे छोड़ दो, अब ये हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएगा। फुरफुरी नगर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ रहता था। कालू की नई नई शादी हुई थी। कालू कौवा अपनी छोटी सी जमीन पर सब्जियां उगाता और शहर में बेच देता था और जो पैसे मिलते उससे घर चलाता। पत्नी जी, ओ पत्नी जी, दिन निकल आया, सूरज सिर पर आ गया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना नहीं बनाओगी क्या? ओए माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तुम ही खाना बना लो। मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है, मैं भोजन कैसे बनाऊंगी? अरे सुंदरी, कल तो तुमने कहा था कि तुम्हारे सर में दर्द है। हाँ, कल मेरे सर में दर्द था। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं भाग्यवान, ऐसा कब कहा? मैं ऐसा करता हूँ, चावल दाल चढ़ा देता हूँ, खिचड़ी बन जाएगी। अजी सुनते हो, खिचड़ी के साथ थोड़ी चोखा भी बना लेना, मुझे चोखे के साथ खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। कालू ने खिचड़ी बनाई, फिर दोनों पति पत्नी भोजन कर लेते हैं। भोजन करके कालू खेत पर चला गया और सुंदरी अपनी माँ से फोन पर बातें करने लगी। कैसी है मेरी बिटिया? माँ, तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी के कब्जे में है, घर का पूरा काम वही करता है, मैं तो बस आराम करती हूँ। माँ, आज का दिन तो गुजर गया, कल क्या करूँगी? क्या करोगी? कल फिर से कोई नया बहाना बना देना, पर घर का काम नहीं करना। समझ गई माँ, समझ गई, अब फोन रखती हूँ, तुम्हारे दामाद जी के आने का समय हो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सुंदरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ओई माँ, ओई माँ, मर गई रे, मर गई। क्या हुआ सुंदरी, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? अजी क्या बताऊँ, सुबह से पेट में दर्द है। हे भगवान, मैं क्या करूं? दिन भर खेत में खटता हूँ, मेहनत करता हूँ और घर आकर भोजन भी बनाता हूँ। मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। रोज रोज इसी तरह सुंदरी कोई न कोई बहाना बनाती और कालू कौवा से सारा घर का काम करवाती। कालू कौवा उदास रहने लगा। क्या हुआ कालू भैया, आप इतने उदास क्यों हैं? सेहत भी आपकी ठीक नहीं लग रही है। अब तो आपकी शादी भी हो गई है, अब काहे की चिंता, ठीक से खाया पिया कीजिए। यही तो चिंता है टुनटुनी बहन, जिस दिन सुंदरी से शादी हुई उस दिन को मैं कोस रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ कालू भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब तुम्हें क्या बताऊँ टुनटुनी, सुंदरी की तबीयत ठीक नहीं रहती। दिन भर मैं खेतों में काम करता हूँ, फिर घर जाकर भोजन बनाता हूँ। हैं, ये क्या बोल रहे हो भैया? सुंदरी कल मुझे बाजार में मिली थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी, और तो और हरिया तोता के ठेले से गोलगप्पे खा रही थी। सुंदरी की कोई तबीयत खराब नहीं, मुझे तो लगता है
वो काम ना करना पड़े इसीलिए बहाना बना रही है। आप जरा अपने कान इधर लाइए, मैं आपको उपाय बताती हूँ। समझ गया चिड़िया बहन, मैं सब समझ गया। कालू अपने घर जाता है। उसने सुंदरी से कहा, सुंदरी, मुखिया जी के बेटे का मुंडन है। उन्होंने दावत में हमें बुलाया है, लेकिन तुम तो नहीं जा सकती क्योंकि तुम बीमार हो और मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन जाना भी जरूरी है। मैं वैद्य जी से ये दवा लेकर आया हूँ, तुम इसे पी लो। अरे वाह, ये कोई मीठी दवा होगी। मैं इसे पी लेती हूँ और मुखिया के घर दावत खाने चली जाऊंगी। छू, ये बहुत कड़वी है। सुंदरी, पूरा पी जाओ, तभी तुम्हारे पेट का दर्द ठीक होगा और हम दावत खाने जाएंगे। खाने के लालच में सुंदरी वो कड़वी घूंट पी लेती है। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। अरे कालू भैया, आप यहाँ बैठे हो, आप दावत में नहीं आए? ये लीजिए, मैं आपके लिए थोड़ी सी पुलाव लेकर आई हूँ। सुंदरी बहन के तो पेट में दर्द है, इसलिए वो तो खाएंगी नहीं। रास्ते में मुझे वैद्य जी मिले थे, उन्होंने बताया कि सुंदरी के पेट में दर्द है और ये दवा दी है। उन्होंने बोला है 1 सप्ताह तक इसे पीना है। सुंदरी को 1 सप्ताह तक भोजन भी नहीं करना होगा। जाते जाते उन्होंने कहा है, अगर दवा से फायदा नहीं होगा तो पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। पेट का दर्द ज्यादा दिनों तक रहना ठीक नहीं। इतना सुनते ही सुंदरी जोर जोर से रोने लगी। नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे ये कड़वी दवा भी नहीं पीना, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी माँ ने मुझे काम करने को मना किया था। सुंदरी बहन, ये आपका घर है, इसे सजाना संवारना आपका काम है। कालू भैया दिन भर खेतों में काम करते हैं और पैसा कमा कर लाते हैं। अब उठिए, जल्दी से ये पुलाव खा लीजिए। आपके मुंह से सच्चाई जानने के लिए ही मैंने और कालू भैया ने ये प्लान बनाया था। उस दिन के बाद से सुंदरी पूरी तरह से बदल गई और घर का काम करने लगी। कालू और सुंदरी खुशी खुशी रहने लगे। मम्मा, टीचर ने कहा है आप 1000 रुपए लाइएगा। टीचर स्कूल में पार्टी कर रही है और हर बच्चे से 1000 रुपए मंगवाए हैं। बेटा, ये आपकी टीचर को क्या हो गया है? हर रोज कुछ न कुछ करवाते रहती है और पैसे मंगवाते रहती है। मैं आपकी प्रिंसिपल साहिबा से बात करूंगी। मीनू कभी जंगल के पक्षी के बच्चों को इसी तरह से ठगा करती थी। वो आए रोज स्कूल में कोई ना कोई फंक्शन के बहाने बच्चों से पैसे मंगवाया करती थी। अरे बहन, आपने देखा ये मीनू कौवी तो आए दिन किसी न किसी बहाने से बच्चों से पैसे मंगवाते रहती है। ये पढ़ाती कम है, फंक्शन ज्यादा करवाती है। हमें अपने बच्चों को पढ़ा के डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, ना कि कोई डांसर बनाना है। गौरी, कह तो आप सही नहीं है। कल मीमी चुड़िया ने भी मुझसे 1000 रुपए मांगे और कहा मम्मा टीचर ने कहा है 1000 रुपए लेके आना, स्कूल में पार्टी है। ये मीनू कौवी तो बच्चों को ठग रही है, पढ़ाती कम है और किसी न किसी बहाने से पैसे मंगवाते रहती है।
हमें अपने अपने हस्बैंडों से इस बारे में बात करनी चाहिए। वो लोग कितनी मेहनत से कमाते हैं और ये मीनू कभी एक झटके में कितने पैसे ले जाती है। सोनी चुड़िया के तो तुम सही रही हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं। पूरे जंगल में एक ही स्कूल है, वो भी मीनू कवि का। अगर हम उससे बिगाड़ेंगे तो वो हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल देगी और हमारे बच्चे जाहिल रह जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। हमें इस मसले का कोई और उपाय सोचना चाहिए। जंगल के सभी पक्षी मीनू कवि की हरकतों से परेशान थे और वो सब ये सोच रहे थे कि मीनू कवि की हरकतों से कैसे बचा जाए। ये नहीं, मेरे पास एक उपाय है। क्यों न आप और मेमी के जंगल में एक छोटा सा स्कूल खोल लेते हैं। आपने भी अच्छा खासा पढ़ा हुआ है और मैंने भी अच्छा खासा पढ़ा हुआ है और हम जंगल के कुछ अच्छे पढ़े लिखे पक्षियों को टीचर रख लेंगे और हम मीनू कवि से भी कम फीस देंगे और फजूल की कोई एक्टिविटी नहीं कराएंगे। गोरी के तो आप सही रही हैं। इस तरह से जंगल के और भी पक्षियों की मदद हो जाएगी। जो पक्षी फीस की वजह से पढ़ नहीं पाते वो हमारे स्कूल में पढ़ेंगे और हम गरीब पक्षियों से आधी फीस लेंगे। इस तरह से हमारे बच्चे भी पढ़ पाएंगे और जंगल के और भी पक्षी के बच्चे पढ़ पाएंगे। लालू जी, मैंने और गौरी ने ये सोचा है कि हम जंगल में स्कूल खोलेंगे जिसमें जंगल के सभी पक्षी के बच्चे पढ़ेंगे और उन पक्षी के बच्चे भी पढ़ेंगे जो बेचारे फीस नहीं दे पाते हैं। इससे हमारे बच्चों का भी भला होगा और जंगल के सारे बच्चों का भी भला होगा। सोनी चुईया, तुमने बिल्कुल सही सोचा। मैं गुल्लू तोछे से भी बात करूंगा और हम लोग स्कूल खोलने में आप लोगों की मदद करेंगे। हम पूरे जंगल के पक्षियों से पैसे जमा करेंगे ताकि हम एक अच्छा स्कूल खोल सकें जहां हर किस्म की फैसिलिटीज हो। गुल्लू तोता, लालू कबूतर, सोनी चिड़िया और गौरी जंगल के पक्षियों से डोनेशन लेते हैं और वो खुशी दिन में एक अच्छा सा स्कूल खोल लेते हैं जहाँ पे जंगल के सभी पक्षी पढ़ने आने लगते हैं और देखते देखते मीनू कवि का तो स्कूल खाली हो जाता है। ये देख के मीनू कवि तो परेशान हो जाती है और उसको अपने किए पे बड़ी नदामत होती है। लेकिन अब क्या फायदा, उसने जंगल के पक्षी के बच्चों से बहुत फायदा उठाया था। जंगल में सिर्फ मीनू कवि का ही स्कूल था जिसका उसने भरपूर फायदा उठाया। सोनी चिड़िया और गोरी ने भी स्कूल खोल लिया था और उसकी फीस भी बहुत कम थी। इस तरह से जंगल के सभी पक्षी के बच्चे खुशी खुशी सोनी चिड़िया और गोरी कवि के स्कूल में पढ़ने लगे।